हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो अपनी आज एक पहली क्लास होने जा रही है। इस सेशन में हम राजस्थान इतिहास के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, छोटा से लेकर बड़ा तक, हर क्वेश्चन जो पुराने एग्जामों में आ चुका है या विभिन्न कोचिंग संस्थानों द्वारा जिस टॉपिक को लेकर, जिस प्रश्न को लेकर आपके सामने कभी चर्चा नहीं की गई, ऐसे अनछुए टॉपिकों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और अपने जो पढ़ने की सिंपल विधि होगी वो अपन क्वेश्चनों के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे कि मैं हर क्लास में आपके सामने 10, 15, 20 जितने भी हो सकेंगे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा और इन क्वेश्चनों में अपन जो भी उत्तर होगा उसके बारे में विस्तार से थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे ताकि उसके बारे में आपके जितने भी कन्फ्यूजन है वो सारे के सारे दूर हो जाएं। इस प्रकार अगर हम माना कि अगर डेली 15 क्वेश्चन अपलोड करते हैं या आप 15 क्वेश्चन देखते हो, तो मैं 15 क्वेश्चनों के अंदर आपको इतनी जानकारी दे दूंगा कि लगभग आपके 100 प्लस क्वेश्चन इनमें आ जाएंगे। 15 प्रश्नों में 100 प्लस क्वेश्चन आ जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि जब मैं क्लास स्टार्ट करूं तो आप अपने पास पेन या कॉपी लेके बैठे और जो जो मैं प्रश्न के बारे में विस्तार से बताता हूं वो आप उसके बारे में लिखते जाइए और 1-2 दिनों में वो रिवीजन करते जाइए। तो चलते हैं आज के अपने क्वेश्चनों के बारे में। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि महामंदिर व उदय मंदिर, ये दो नाथ मंदिर हैं, एक है महामंदिर और एक है उदय मंदिर। इन नाथ मंदिरों का निर्माण किस राजा ने करवाया था? महामंदिर व उदय मंदिर नाम की जो नाथ मंदिर है, इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो पहले तो बता दूं कि ये दोनों मंदिर हैं, ये अपने जोधपुर में पड़ते हैं। ये दोनों जोधपुर में पड़ते हैं। महामंदिर व उदय मंदिर दोनों नाथ मंदिर जोधपुर में पड़ते हैं। इनका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा भीम सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा मान सिंह या महाराजा अभय सिंह? तो देखो, इन मंदिरों का, ये दोनों मंदिर नाथ मंदिर हैं, तो जिस भी राजा ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया, पहली तो बात यह है कि उस पर नाथ संप्रदाय का विशेष प्रभाव था। नाथ संप्रदाय का विशेष प्रभाव था। अगर उस पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव नहीं होता तो इन नाथ मंदिरों का वो निर्माण नहीं करवाता। इन दोनों मंदिरों का निर्माण करवाया था, या इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा वो महाराजा मान सिंह होगा। महाराजा मान सिंह होगा। महाराजा मान सिंह 1803 से लेकर 1848 तक जोधपुर के शासक रहे। अब महाराजा मान सिंह पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव कब से पड़ा, क्यों पड़ा? तो मैं आपको अगर इसके पीछे की थोड़ी स्टोरी बताऊं तो एक राजा थे अपने जोधपुर के, आपने नाम सुना होगा, महाराजा विजय सिंह। आपने जरूर नाम सुना होगा, महाराजा विजय सिंह। इनका काल काफी लंबा शासन रहा था, इनका भी लगभग 40 वर्ष। ये 1793 तक जोधपुर के राजा रहे, 1793 तक। इनके 2 संतान थी, एक था भौम सिंह, एक था भौम सिंह, और एक इनकी संतान थी जिनका नाम था गुमान सिंह। गुमान सिंह, एक भौम सिंह और एक गुमान सिंह। अब महाराजा विजय सिंह के बाद में ना तो भौम सिंह राजा बनता है और ना गुमान सिंह राजा बनता है, सीधा ही जो भौम सिंह का बेटा था भीम सिंह, ये भीम सिंह जोधपुर के राजा बनते हैं। लेकिन इस गुमान सिंह का एक बेटा था जिसका नाम था
महाराजा मानसिंह। महाराजा मानसिंह ये चाहते थे कि राजा मुझे बनाया जाए। तो इन दोनों के बीच में, भीम सिंह और मान सिंह के बीच में संघर्ष स्टार्ट हो गया। इसमें भीम सिंह थोड़ा ताकतवर था, तो इसने मान सिंह पर हमला किया, तो मान सिंह को वहां से भागना पड़ा। अब कहते हैं कि मान सिंह उस संघर्ष के दौरान वहां से भागकर, अपने जो मान सिंह थे वो वहां से भागकर जालोर दुर्ग आ गए थे। जालोर दुर्ग में आ गए थे और जालोर दुर्ग में यहां पर इन्होंने शरण ली थी। और यहां पर मान सिंह की भेंट होती है एक नाथ संप्रदाय के एक बाबा थे, उनका नाम था बाबा आयसनाथ। बाबा आयसनाथ। बाबा आयसनाथ से इनकी भेंट होती है। अब जैसे ही मान सिंह की बाबा आयसनाथ से भेंट होती है, तो देखो उस समय नाथ संप्रदाय के वो जो आयसनाथ थे गुरु, वो कितने विद्वान थे, या वो कितने अंतर्दृष्टि वाले थे, हम कह सकते हैं कि जब मान सिंह इनसे मिले तब इन्होंने कहा था कि आप कल जोधपुर के राजा बनने वाले हो। आदमी ने सीधे ऐसा ही कहा कि मान सिंह जी आप कल जोधपुर के राजा हो। एक बार तो मान सिंह को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे ही फेंक रहा है, लेकिन सच में ऐसी घटना होती है कि उसी रात महाराजा भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है और अगले दिन महाराजा मान सिंह को जोधपुर का राजा बनने के लिए जोधपुर से बुलावा आता है और महाराजा मान सिंह जाते हैं और जोधपुर की राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। तो इसी घटना के कारण महाराजा मान सिंह पर, ये जो बाबा आयसनाथ थे ये नाथ संप्रदाय से थे, तो नाथ संप्रदाय का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा और जोधपुर में जाते ही इन्होंने महामंदिर व उद्यम मंदिर नाम के नाथ मंदिरों का निर्माण करवाया। अब इसके अलावा एक चीज और बताऊं तो आपको ये महाराजा भीम सिंह नाम कहीं आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। महाराजा भीम सिंह से जो कृष्णा कुमारी थी, उदयपुर की राजकुमारी, उस कृष्णा कुमारी का विवाह हुआ था, वो महाराजा भीम सिंह से सगाई होकर रखी थी। कृष्णा कुमारी की कृष्णा कुमारी की सगाई थी, वो महाराजा भीम सिंह से हो रखी थी, लेकिन महाराजा भीम सिंह की मृत्यु हो गई। तो बाद में इस उदयपुर की राजकुमारी की जो सगाई की गई वो जयपुर के नरेश जगत सिंह के साथ कर दी गई। जयपुर के नरेश जगत सिंह के साथ कर दी गई। और बाद में जब महाराजा भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो महाराजा मान सिंह बोलने लगे कि ऐसे थोड़े ही हम अपने लुगाई को जाने देंगे। अगर भीम सिंह गया तो क्या है, भीम सिंह का भाई मैं बैठा हूं। तो इसको लेकर गिंगोली को, जो ये कृष्णा कुमारी थी, इसको भी लेकर महाराजा मान सिंह और जयपुर के एक राजा थे जगत सिंह द्वितीय, जयपुर का नरेश जगत सिंह द्वितीय, इनके बीच में युद्ध भी होता है, गिंगोली का युद्ध। कभी और अलग आपको समझा दूंगा। गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी में, जिसमें महाराजा मान सिंह की हार हुई थी। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था कि महामंदिर व उदय मंदिर नाथ मंदिरों का निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो इन मंदिरों का निर्माण करवाया था वो महाराजा मान सिंह ने करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, अपना दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि पोकरण, मेड़ता, सोजत व रिया के किलों का निर्माण किस शासक ने करवाया था। पोकरण जैसलमेर में, मेड़ता आपका नागौर में, सोजत पाली में, व रिया के किलों का निर्माण किस राजा ने करवाया था। राव मालदेव, महाराजा जगत सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप या महाराजा उम्मेद सिंह। तो महाराजा उम्मेद सिंह ये तो मारवाड़ के शासक थे, लेकिन काफ़ी लेट आए थे, स्वतंत्रता के समय या थोड़े से पहले थे महाराजा उम्मेद सिंह। महाराणा प्रताप तो काफ़ी पुराने थे। आपने महाराणा प्रताप के बारे में तो पढ़ लिया है कि इनकी मृत्यु 1597 में हुई थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने ज़्यादा किलों का निर्माण नहीं करवाया। महाराजा जगत सिंह प्रथम ये भी नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो राव मालदेव है। पोकरण, मेड़ता, सोजत व रिया के किलों का निर्माण करवाया था वो राव मालदेव ने करवाया था। राव मालदेव आते ही राव मालदेव के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस आदमी की ज़्यादा पहचान बताने की जरूरत नहीं है। राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में आपको पता होगा 5 जनवरी 1544 ईस्वी को गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध लड़ा गया था पाली में। याद होगा आपको, युद्ध इंपॉर्टेंट है।
इस क्वेश्चन से ज़्यादा ये युद्ध इंपॉर्टेंट है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को लड़ा गया था। किस किस के बीच में? तो मालदेव वर्सेज सूरी, शेरशाह सूरी। कहते हैं मालदेव की तरफ से जो सेनापति थे, वो जिसका नाम आपको पक्का याद है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, शायद आपने नाम जरूर सुना है उन दो सेनापतियों का जो मालदेव की तरफ से युद्ध लड़ते हुए युद्ध में मारे गए थे, जेता एवं कुंपा। क्या शानदार युद्ध लड़े थे जेता एवं कुंपा गिरी सुमेल के युद्ध में सूरी के सामने। सूरी के लगभग तो मालदेव की जीत हो ही गई थी, लेकिन कहते हैं लास्ट में जो शेरशाह सूरी की रिजर्व्ड सेना थी वो आई और उन्होंने हमला करके जेता व कुंपा को पराजित किया था। और शेरशाह सूरी ने लास्ट में कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो याद रखना, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। मालदेव ने पोकरण, मेड़ता, सोजत व रिया के किलों का निर्माण करवाया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पर। अपना तीसरा क्वेश्चन है कि ठाकुर बाग सिंह चित्तौड़ के किस साके के समय वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठाकुर बाग सिंह चित्तौड़ के 3 साके हुए थे। आपको पक्का याद होना चाहिए कि चित्तौड़ के 3 साके कब हुए। 1301, 1534 और 1568। 1301, 1534, 1568। तो ठाकुर बाग सिंह थे वो चित्तौड़ के किस साके के समय वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि जो चित्तौड़ का द्वितीय शाखा था, चित्तौड़ का दूसरा शाखा था, इसमें अपनी कर्मावती, हाड़ी रानी थी बूंदी की, कर्मावती ने जोहर किया था और राजा विक्रमादित्य का जो कर्मावती का बेटा था उसका मुकुट पहना था राजा विक्रमादित्य ने। राजा विक्रमादित्य का मुकुट पहना था बाग सिंह ने। ये ठाकुर बाग सिंह, इनको देवलिया दीवान भी कहा जाता है। ठाकुर बाग सिंह ने कर्मावती के बेटे, दो अगले राजा बनने वाले थे विक्रमादित्य, जो छोटे थे तो उनके संरक्षिका के रूप में काम कर रही थी कर्मावती, जो उनकी माता थी। तो उन विक्रमादित्य का मुकुट पहनकर ठाकुर बाग सिंह, जो देवलिया दीवान के नाम से जाने जाते थे, वो युद्ध लड़े और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पांडनपोल दरवाजे के पास में ये लड़ते हुए मारे गए और वहीं पर ठाकुर बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है। अब वो लोग इस तरफ बताया ही नहीं आपने आक्रमण किसने किया। तो आक्रमण किया था वो 1500, एक बार देखो 1533 ईस्वी में आक्रमण किया था बहादुर शाह, जो गुजरात के राजा थे बहादुर शाह। उन्होंने उस समय कर्मावती थोड़ी जानकार थी इन चीज़ों की, उसको पता था कि हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो 1533 ईस्वी में तो जो अपना बहादुर शाह था गुजरात का, बहादुर शाह, इसको रणथंबोर का दुर्ग दिया और कहा वापस चला जा। एक बार तो बहादुर शाह चला गया, लेकिन कहते हैं 1534 ईस्वी में बहादुर शाह ने फिर वापस आक्रमण किया और इस समय ठाकुर बाग सिंह भी युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं और कर्मावती जोहर कर लेती है। तो ये था चित्तौड़ का द्वितीय शाखा। चलते हैं अपने नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पर। भागवत धर्म या वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है। भागवत धर्म या वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि अपना जो गोसुंडी का अभिलेख है, गोसुंडी का अभिलेख राजस्थान में भागवत धर्म या वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला
ये सबसे प्राचीन अभिलेख है। इसके दो भाग है, घोसुंडी के अभिलेख के दो भाग है। वैसे ये जानकारी काफ़ी डीप हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि घोसुंडी के अभिलेख के दो भाग है। एक इसका भाग है वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, एक इसका भाग है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का, एक इसका भाग है वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख में क्या है, इस भाग में क्या है, तो इसमें एक गजवंश का शासक था सर्वतात, उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ की करने की जानकारी प्रदान की गई है कि एक गजवंश का शासक था सर्वतात, उसने यहां पर अश्वमेध यज्ञ करवाया। और कहते हैं कि उस सर्वतात ने बलराम और वासुदेव की भी, वासुदेव यानी कि कृष्ण की पूजा की थी। तो वासुदेव या बलराम, भगवान कृष्ण, ये भागवत धर्म या वैष्णव धर्म से संबंधित थे। मतलब अगर भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की या बलराम की जानकारी देते हैं, मतलब वो अभिलेख भागवत धर्म या वैष्णव धर्म की जानकारी देता है। अब इसका दूसरा भाग क्या है, तो इसका दूसरा भाग है वो अपने 1504 ईस्वी का है, 1504 ईस्वी का। इसमें ये अभिलेख था, ये एक स्त्री श्रृंगार कंवर, अपने जोधपुर की थी श्रृंगार कंवर, उसके द्वारा खुदवाया गया था। उसने अपने पिता जोधा, ये जोधा की बेटी थी श्रृंगार कंवर, उसने अपने पिता जोधा तथा इसके जोधा के जो पापा थे, मतलब इसके श्रृंगार कंवर के दादा रणमल, जोधा तथा रणमल की जानकारी भी देती है। तो ये था अपना घोसुंडी का अभिलेख। इसके दो भाग है, याद रखना, अगर याद रहे कि न रहे, लेकिन ये जरूर रखना कि ये भागवत धर्म या वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है घोसुंडी का अभिलेख। चलते अपने नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन पर। सोच रहा हूं कि थोड़ी जानकारी लंबी हो रही है, मैं आपको जो बता रहा हूं इससे अपना वीडियो लंबा हो जाएगा, लगभग 1 घंटे के करीब पहुंच जाएगा अगर इस प्रकार मैं जानकारी देता रहा। लेकिन आप कमेंट में जरूर बता देना कि सर वीडियो जल्दी चलाना है या फिर इसी प्रकार समझाते हुए चलें, जैसा आपको पसंद आएगा वैसा कर लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जितना आप, अगर क्वेश्चन पढ़ाया सीधा उत्तर बताया, क्वेश्चन पढ़ाया उत्तर बताया, तो इतने क्वेश्चन याद करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन अगर मैं आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं तो उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत आपका क्लियर भी हो जाएगा और वो चीज़ आपको याद भी रहेगी। अब 5वां क्वेश्चन है कि 1896 ईस्वी में गंगा रिसाला नामक सैनिक टुकड़ी का गठन किसने किया था। नाम से स्पष्ट है, 1896 ईस्वी में गंगा रिसाला नामक सैनिक टुकड़ी का गठन किया था, वो महाराजा गंगा सिंह ने किया था। महाराजा गंगा सिंह आपके बीकानेर के राजा थे। कहाँ के थे? महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के राजा थे। महाराजा गंगा सिंह को अगर देखें तो इन्होंने 1899 का जो अकाल था उसमें अच्छी तरह कार्य किया, तो अंग्रेजों ने इन्हें केसरे हिंद की भी उपाधि प्रदान की थी। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने 1916 ईस्वी में, वैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था वो 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने किया था, लेकिन जब इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा था तब 1916 ईस्वी में BHU था, इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा था। तब कहते हैं कि मदन मोहन मालवीय थे, वो महाराजा गंगा सिंह के पास में आए कि कुछ धन की कमी पड़ रही है। अंग्रेजों ने कहा था कि अगर आपको इसको विश्वविद्यालय का दर्जा देना है तो इसके लिए कमरे की और जमीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मदन मोहन मालवीय जी इस चंदे के लिए घूम रहे थे। जब ये महाराजा गंगा सिंह के पास आए कि महाराजा गंगा सिंह जी, ये बात है, अपना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए धन की कमी पड़ रही है। तब कहते हैं कि महाराजा गंगा सिंह ने अपने जो खजाने के सारे द्वार खोल दिए थे कि जितने रुपए की आपको कमी पड़े वो यहाँ से ले जाना। ऐसे थे महाराजा गंगा सिंह जी। मतलब एक बंदा हिंदुओं के प्रति इतना समर्पित कि उसने एक यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए अपने सारे खजाने खोल दिए थे। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस राजा ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए अपने सारे खजाने के द्वार खोल दिए थे? तो वो महाराजा गंगा सिंह जी थे। और इसके बारे में बताऊं कि गंगा रिसाला नामक सैनिक टुकड़ी क्या थी, तो गंगा रिसाला नामक सैनिक टुकड़ी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए अपने देश वो टर्की में स्थापित की गई थी। टर्की में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए स्थापित की गई थी। और कहते हैं कि क्या शानदार युद्ध लड़ा था गंगा रिसाला नामक सैनिक टुकड़ी ने। वहां का एक सेनापति था, उसका नाम था जमाल मुस्तफा
जमाल मुस्तफ़ा पाशा। जमाल मुस्तफ़ा पाशा कहते हैं कि जमाल मुस्तफ़ा पाशा को इस गंगा रिसाला नामक सैनिक टुकड़ी ने 10 बार हराया था। अरे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जितनी बार आते उतनी बार हराते, लगभग 10 बार हराया था। तो शानदार अपनी क्या दाग जमाई होगी वहां पर। बात करते होगे कि एक आया था बीकानेर से अपनी सैनिक टुकड़ी लेकर और 10 बार हरा के गया इनको। और वहां पर जो टर्की का ओटोमन एम्पायर था उसको छिन्न भिन्न कर दिया था महाराजा गंगा सिंह ने। तो बंदे की एक अलग ही रौनक थी, बंदे की एक अलग ही पहचान थी। युद्ध में लड़े तो आगे, अगर कहीं पर चंदा देना पड़े तो आगे, ऐसा आदमी था महाराजा गंगा सिंह। यही नहीं, एक बात और बताऊं तो महाराजा गंगा सिंह अंग्रेजों की तरफ से चाइना भी गए थे। अंग्रेजों की तरफ से चाइना भी गए थे। चाइना में कोई बॉक्सर थे, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो उनको दबाने के लिए अंग्रेजों ने कहा एक ही आदमी दबा सकता है, महाराजा गंगा सिंह। तो बॉक्सरों के विद्रोह को दबाने के लिए 1899 और 1900 ईस्वी में ये चाइना भी गए थे। तो ये था अपना गंगा रिसाला नामक सैनिक टुकड़ी। कन हटने छठे क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन, अबली मिनी के महलों का निर्माण किसने करवाया था? अबली मिनी के महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो अबली मिनी के महल है कहाँ? तो अबली मिनी के महल कोटा में है। अबली मिनी के महल कहाँ है? अबली मिनी के महल कोटा में है। ये अबली मिनी कौन थी? तो यह कोटा के एक राजा थे मुकुंद सिंह। इन मुकुंद सिंह की प्रेमिका थी। कोटा के राजा मुकुंद सिंह की प्रेमिका थी अबली मिनी। अब अगर मुकुंद सिंह की प्रेमिका थी तो मंदिर का निर्माण, इसे महलों का निर्माण कौन करवाएगा? मुकुंद सिंह करवाएगा। तो अबली मिनी के महलों का निर्माण मुकुंद सिंह ने करवाया था। अबली मिनी के महल कोटा में है। यह मुकुंद सिंह की क्या थी? यह मुकुंद सिंह की प्रेमिका थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, मारवाड़ रे प्रांगणारी विगत पुस्तक के लेखक मुनोत नैणसी किस राजा के दरबारी कवि थे? ये क्या कर दिया सर, हमें तो याद था कि मारवाड़ रे प्रांगणारी विगत पुस्तक का लेखक मुनोत नैणसी है, लेकिन आपने तो क्वेश्चन चेंज कर दिया कि किस राजा के दरबारी कवि थे। तो मैं आपको बता दूं कि मारवाड़ रे प्रांगणारी विगत जो पुस्तक है उसके लेखक आपके मुनोत नैणसी महाराजा 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 जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे मुनोत नैणसी। मुनोत नैणसी महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। मुनोत नैणसी ने इसके अलावा एक पुस्तक लिखी थी नैणसीरी ख्यात। अगर इसके बारे में बताऊं कि मारवाड़ रे प्रांगणारी विगत, तो मारवाड़ रे प्रांगणारी विगत में क्या है? मारवाड़ रे प्रांगना मतलब मारवाड़ के जितने भी भाग थे, जितने भी क्षेत्र थे, उनकी विगत मतलब उनके बारे में जानकारी। तो आप कह सकते हो कि इससे मारवाड़ के आर्थिक व सामाजिक जीवन की हमें जानकारी मिलती है। मारवाड़ के आर्थिक व सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। किस पुस्तक से? मारवाड़ रे प्रांगणारी विगत से। अब इसमें मारवाड़ के आर्थिक व सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है तो मारवाड़ के जितने भी अधिकारी हैं कि किस प्रकार के क्या अधिकारी थे, कौन भूमि का बंटवारा करता था, कौन राज दरबार में रहता था, कौन वित्त विभाग संभालता था, तो सभी अधिकारियों का भी वर्णन है। इसी कारण इसे मारवाड़ का गजट भी कहा जाता है। इस पुस्तक को मारवाड़ का गजट। इस पुस्तक को मारवाड़ का गजट भी कहा जाता है। और अगर एक बार और बताऊं आपको तो इसमें सिर्फ इन चीज़ों की जानकारी नहीं मिलती, बल्कि मारवाड़ के क्षेत्र में उस समय कौन कौन से समाज के लोग रहते थे उनके बारे में भी जानकारी मिलती है कि मारवाड़ में इस समाज से इतने लोग थे, इस समाज से इतने लोग थे, इस समाज से इतने लोग थे। मतलब इस बात से हम ये कह सकते हैं कि सर्वप्रथम जो जनगणना की जानकारी मिलती है वो इस मारवाड़ रे प्रांगणारी विगत से मिलती है। जनगणना की जो जानकारी मिलती है वो मारवाड़ रे प्रांगणारी विगत पुस्तक से मिलती है। मुंशी देवी प्रसाद ने मुनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है कि ये तो राजस्थान का अबुल फजल है।
ये तो राजस्थान की क्या है, अबुल फजल है। एक इनकी और पुस्तक है, याद रख लेना, नैण श्री ख्यात। अगर प्रश्न पूछे कि नैण श्री ख्यात पुस्तक के लेखक कौन है, तो मूणत नैण सी है, नैण श्री ख्यात। तो ये थी अपनी 7वां क्वेश्चन, मारवाड़ रेपरांगनारी विगत पुस्तक के लेखक मूणत नैण सी महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। चलते अपने नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन की तरफ। हरमाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? हरमाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में, ये बताता हूं पहले। हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया था वो हाजी खान पठान और उदय सिंह के बीच में लड़ा गया था। हाजी खान पठान किसके बीच में लड़ा गया था? तो हाजी खान पठान वर्सेज उदय सिंह। हाजी खान पठान और उदय सिंह के बीच में हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। तो हाजी खान पठान और उदय सिंह के बीच में यह हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध अजमेर में, यह युद्ध अजमेर में 25 जनवरी 1557 ईस्वी को लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? अजमेर में। अजमेर में 25 जनवरी 1557 ईस्वी में लड़ा गया था, हाजी खान पठान और उदय सिंह के बीच में। कहते हैं कि एक महिला थी जिसका नाम था रंग राय। एक महिला थी रंग राय जो हाजी खान पठान की गर्लफ्रेंड थी, और बाद में कहते हैं कि उदय सिंह इससे शादी करना चाहता था। तो दोनों ने, इस रंग राय, पहले इनके बीच में फ्रेंडशिप थी हाजी खान पठान और उदय सिंह के बीच में, लेकिन इस महिला के कारण इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, हरमाड़ा का युद्ध 25 जनवरी 1557 ईस्वी में। इसमें हाजी खान पठान की सहायता जो अपना मारवाड़ का राजा था मालदेव, इसमें जो मालदेव है वो हाजी खान पठान की सहायता करते हैं। इसी कारण हाजी खान पठान यह युद्ध जीत जाते हैं और उदय सिंह इस युद्ध में हार जाते हैं। तो हरमाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? तो यह युद्ध 1557 ईस्वी में लड़ा गया था। डेट अगर थोड़ी बहुत याद रख सको तो 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1557 ईस्वी को लड़ा गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन की तरफ कि मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक कौन था? बीकानेर का वह प्रथम शासक कौन था जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी? तो बीकानेर के शासक थे राव। अब राव आते ही 3 ही राव है, 2 राव लूणकरण, राव बीका, और एक इसके आगे नहीं लगाया राव, ये राव कल्याणमल। तो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के प्रथम शासक कौन थे? राव कल्याणमल। अब राव कल्याणमल ने जो अकबर का नागौर दरबार था, अकबर का नागौर दरबार था, जो अकबर ने नागौर में 1570 ईस्वी में लगाया था। 1570 ईस्वी में अकबर ने जो नागौर दरबार में लगाया था, उसमें राव कल्याणमल जी गए थे और वहाँ पर इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब अगर आपको राव कल्याणमल का नाम नहीं पता है ना, तो मैं आपको एक नाम बताऊंगा इनके बेटे का, वो नाम आपको जरूर पता है। राव कल्याणमल के 2 बेटे थे। राव कल्याणमल के 2 बेटे थे। राव कल्याणमल के 2 बेटे में से एक बेटे का नाम था राय सिंह, ये भी सुना तो होगा लेकिन कम सुना होगा, राय सिंह। और एक बेटे का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। एक बेटे का नाम है पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ वही पृथ्वीराज राठौड़ है जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, प्रसिद्ध ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात। अब आप पहचान गए होंगे, वेली किशन रुक्मणी ख्यात। वेली किशन रुक्मणी ख्यात, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे वो अपने पृथ्वीराज राठौड़ थे। पृथ्वीराज राठौड़ राव कल्याणमल के बेटे थे। राव कल्याणमल वही राव कल्याणमल थे जिन्होंने सर्वप्रथम 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। राय सिंह के बारे में बताऊं तो राय सिंह
1581 ईस्वी में जब चंद्रसेन की मृत्यु हुई थी ना, उससे पहले अकबर ने 1572 से लेकर 1574 तक, 1572 से लेकर 1574 तक 2 वर्ष के लिए राय सिंह को अकबर ने जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति को अकबर ने, जब चंद्रसेन अकबर के डर से भाग रहे थे, उस समय जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। तो 1572 से लेकर 1574 तक अकबर ने राव कल्याणमल के बेटे अकबर ने राव कल्याणमल के बेटे राय सिंह को 2 सालों के लिए जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन की तरफ। मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? मूसी महारानी का छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया था वो महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। यह 80 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की? तो ये 80 खंभों की छतरी है। महाराजा विनय सिंह ने सिलीसेड झील का भी निर्माण करवाया। महाराजा विनय सिंह ने सिलीसेड झील का भी निर्माण करवाया। महाराजा विनय सिंह की ये जो मूसी महारानी थी, ये दाई माँ थी। बख्तावर सिंह के बेटे थे विनय सिंह, और बख्तावर सिंह की एक दासी थी मूसी महारानी, उसके पुत्र थे बलवंत सिंह। बलवंत सिंह और विनय सिंह के बीच में संघर्ष चला था अलवर का राजा बनने के लिए। वो भी कभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि बाद में बलवंत सिंह को नीम राणा और तिजारा की जागीर दी गई थी। एक बार तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि बलवंत सिंह और विनय सिंह इन दोनों को राजा बना लिया था। बख्तावर सिंह का गोद लिया पुत्र था विनय सिंह, और जो बलवंत सिंह था वो इस मूसी महारानी का बेटा था। इन दोनों को अंग्रेजों ने राजा बना दिया। फिर वहां के सामंतों ने नीम राणा और तिजारा की जागीर बलवंत सिंह को दी थी, और शेष अलवर का राजा विनय सिंह को बनाया था। लेकिन बाद में कहते हैं कि बलवंत सिंह की मृत्यु हो गई, और उसके बाद में नीम राणा और तिजारा की जागीर वापस मिला ली गई अलवर में। चलते हैं अपने नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की तरफ कि किस कछवा राजा ने पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर शिला माता की मूर्ति वहां से लेकर आए गए थे? राजस्थान का वह कछवा राजा जो राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के आसपास ही नहीं, बल्कि पूर्वी बंगाल में जाता है, वहां के राजा को हराता है और वहां से शिला माता की मूर्ति लाकर अपने राजस्थान में स्थापित कर देता है, और आगे जाकर वो आमेर के कस्बाओं की इष्ट देवी बनती है शिला माता। तो वो मूर्ति पूर्वी बंगाल से कौन लाया था? ऐसा कौन सा राजा था? तो मैं आपको बता दूं कि पूर्वी बंगाल में विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने राजस्थान के एक कछवा राजा महाराजा मानसिंह को भेजा। महाराजा मानसिंह पूर्वी बंगाल में जाते हैं, वहां के राजा केदार को हराते हैं, और वहां से जो शिला माता की मूर्ति थी वो लेकर आ जाते हैं। और वहां पर बंगाल में, कहां पर? बंगाल में ये अकबर के नाम पर एक शहर बसाते हैं, अकबर नगर। अकबर नगर, और वर्तमान में उसे राजमहल के नाम से जाना जाता है। तो अगर प्रश्न पूछे कि कौन सा कछवा राजा था वो शिला माता की मूर्ति लेकर आया था, तो वो अपने राजा थे मानसिंह। मानसिंह पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराते हैं, वहां से शिला माता की मूर्ति लाते हैं, और बंगाल में अकबर के नाम पर एक शहर बसाया, अकबर नगर, या जिसे राजमहल के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले जो मानसिंह थे ये अकबर के काफी विश्वास पात्र थे, उन पर भरोसा था, क्योंकि मानसिंह काफी बड़े राजा थे। इनका क्या व्यक्तित्व रहा होगा, शानदार। कि कहते हैं कि मानसिंह महाराजा मानसिंह को एक बार काबुल भी भेजा था। बंगाल भेजने से पहले काबुल भेजा था। काबुल में अकबर का कोई दूर के भाई थे, मिर्जा ही थे। मिर्जा का नाम था हकीम, मिर्जा हकीम। जब अकबर इधर आ जाता है
भारत की तरफ, तब वो पीछे मिर्ज़ा हकीम है वो विद्रोह कर देता है अकबर के खिलाफ ही। ये अकबर के दूर दूर के भाई थे। तो इसके विद्रोह को दबाने के लिए अकबर फिर मान सिंह पर विश्वास करता है और मान सिंह को भेजता है। कहते हैं कि मान सिंह ने मिर्ज़ा हकीम की सेना को बहुत बुरी तरह परास्त किया था, भगा भगा के मारा था इनकी सेना को। और 1581 से लेकर 1586 तक एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार 6 वर्ष मारते ही रहे इनकी। 1581 से लेकर 1586 तक 6 वर्षों तक इनको भगा भगा के मारा। और बाद में तो ये इनके ऊपर अत्याचार करने लगे थे, इनको पीटते करते। तो बाद में ये मिर्ज़ा खुद अकबर के पास में आएंगे, थारो राजस्थान वाला आदमी फोटो बुलाओ, वापस बुलाओ इसको। तो फिर मान सिंह को अकबर ने वापस बुला लिया था। अकबर ने 1580 के करीब इसको भेजा था और 1581 से लेकर 86 तक ये काबुल में रहे थे। और इनके बारे में, इनके जो काबुल अभियान था, इसके बारे में एक दो लाइनें भी फेमस है कि मात सुनावे बालगा पा खौफ ना करणगात, काबुल भूली नहीं अजैर वो खंडो वो हाथ। ये माता अपने बालकों को सुनाती है कि क्या खौफनाक युद्ध हुआ था मिर्ज़ा हकीम और मान सिंह के बीच में, जिसमें मान सिंह ने मिर्ज़ा हकीम को बहुत बुरी तरह परास्त किया था। काबुल अभी तक वो चीज़ भूली नहीं है, वो युद्ध भूल नहीं सकी है। तो ये थे महाराजा मान सिंह। चलते हैं अपने नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट है और सरल क्वेश्चन भी है, सबको आता है कि हवा महल का निर्माण करवाया था वो स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल का निर्माण स्वयं प्रताप सिंह ने कब करवाया था? तो हवा महल का निर्माण स्वयं प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। हवा महल, ये भी आपको पता है कि यह एक 5 मंजिला इमारत है, 5 मंजिला इमारत है। और बोर्ड इतना आगे बढ़ चुका है कि 5 मंजिला इमारत नहीं पूछता, इसके आगे पूछता है कि इसमें कुल कितने झरोखे हैं। तो झरोखे भी बता देता हूँ कि इसमें कुल 953 झरोखे हैं। झरोखे मतलब आज के टाइम की कह सकते हैं हम खिड़कियाँ टाइप की। और स्वयं प्रताप सिंह के समय, स्वयं प्रताप सिंह का काल था वो, स्वयं प्रताप सिंह का काल था वो जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था। स्वयं प्रताप सिंह का काल था वो जयपुर चित्रकला के लिए स्वर्ण काल था। और इनके समय एक लोक नाट्य भी प्रसिद्ध हुआ। आपको पता हो तो स्वयं प्रताप सिंह के समय एक लोक नाट्य प्रसिद्ध हुआ, तमाशा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि तमाशा लोक नाट्य किस राजा के समय प्रसिद्ध हुआ था, वो स्वयं प्रताप सिंह के समय प्रसिद्ध हुआ था। स्वयं प्रताप सिंह ब्रजनिधि नाम से भी काव्य रचना करते थे, ये भी याद रख लेना। बहुत फैक्ट है, कितने बताऊं मैं आपको। ब्रजनिधि, स्वयं प्रताप सिंह ब्रजनिधि नाम से काव्य रचना करते थे। और स्वयं प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वानों की एक मंडली बैठती थी, जिसे प्रताप 22 या गंधर्व 22 कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा चुके, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10-10 बार, कि प्रताप 22 या गंधर्व 22 किस राजा के दरबार में थी? तो ये स्वयं प्रताप सिंह के दरबार में थी। तो ये था अपना 12वां क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जवाहर सिंह जो दिल्ली पर आक्रमण करके जो लाल किले पर लगा था अष्टधातु दरवाजा, लाल किले पर जो अष्टधातु दरवाजा था उसे उतार कर ले आ गए थे, वे किस रियासत से संबंधित थे? ऐसे कौन से राजा थे, कहाँ के राजा थे ये जवाहर सिंह, जो दिल्ली पर आक्रमण करके वहाँ के अष्टधातु दरवाजे को लेकर आते हैं और उसे अपने रियासत में लाकर अपना तो किला था उसके आगे लगवाते हैं? तो भरतपुर रियासत के राजा थे अपने जवाहर सिंह। भरतपुर रियासत के राजा थे जवाहर सिंह। कहाँ के थे? भरतपुर रियासत के राजा थे। और वो दिल्ली से अष्टधातु का दरवाज़ा लाया और भरतपुर लेके आ गए थे। अगर बात करें इस अष्टधातु दरवाजे की, तो ये जो अष्टधातु दरवाज़ा ये मूलतः दिल्ली का नहीं था, ये मूलतः ये चित्तौड़गढ़ किले का था। मूलतः ये चित्तौड़गढ़ किले का था। कभी अलाउद्दीन खिलजी इस पर आक्रमण करता है चित्तौड़ पर, और अलाउद्दीन खिलजी इसे उतार कर दिल्ली ले जाता है। अलाउद्दीन खिलजी इसे उतार कर दिल्ली ले जाता है और वापस अपने भरतपुर के राजा जवाहर सिंह इसे वापस लेकर आ जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि मालवा के परमारों की राजधानी क्या थी? मालवा के
मालवा के परमारों की, जो मालवा के परमार थे, अब परमार थे कहाँ कहाँ, पहले तो ये बताता हूँ कि मालवा के परमारों की राजधानी क्या थी। तो मालवा के परमारों की राजधानी थी वो धारा नगरी थी। धारा नगरी थी। उसके बाद में अगर प्रश्न पूछे तो थोड़े दिन उनकी राजधानी लगभग उज्जैन भी रही थी, और उसके बाद में वापस धारा नगरी बना दी थी। वापस है धारा नगरी को अगर प्रश्न पूछा जाए तो धारा नगरी राइट होगा कि मालवा के परमारों की राजधानी क्या थी। तो मालवा के परमारों की राजधानी थी वो धारा नगरी थी। परमार वंश का शासन कहाँ कहाँ रहा, परमारों के बारे में और आगे क्वेश्चन आएंगे, उनके बारे में आपको और बताऊंगा। लेकिन पहले ये बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि परमारों की शासन रहा कहाँ कहाँ पर, राजस्थान में कहाँ कहाँ पर परमारों का शासन रहा। तो राजस्थान में याद कर लेना कि राजस्थान में आबू, आबू और मालवा लिखा हुआ है, वांगड़, वांगड़ प्रदेश, यहां पर तो गुई लाकर इनको हराते हैं, वांगड़, जालोर, जालोर और किराड़ू, इन क्षेत्रों में मालवों का अधिकार रहा था। तो मालवा के परमारों की राजधानी थी वो धारा नगरी थी। अपना 14वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपना 15वां क्वेश्चन। चलते हैं अपने आज के 15वें क्वेश्चन की तरफ कि सपनिया काल, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि सपनिया काल के समय मारवाड़ के राजा कौन थे। सपनिया काल कब पड़ा, तो सपनिया काल 1899 ईस्वी में पड़ा था। 1899 ईस्वी में सपनिया काल पड़ा था। उस समय अपने मारवाड़ के राजा थे वो महाराजा सरदार सिंह थे। कौन थे, महाराजा सरदार सिंह थे। महाराजा सरदार सिंह 1895 से लेकर 1911 तक मारवाड़ के राजा रहे थे। इनके समय में सपनिया काल पड़ा था। ये जसवंत सिंह सेकंड के पुत्र थे। जसवंत सिंह सेकंड के पुत्र थे, जसवंत सिंह द्वितीय के पुत्र थे। और इन्होंने ही महाराजा सरदार सिंह के बारे में और एक चीज बताऊं तो महाराजा सरदार सिंह ने ही महाराजा सरदार सिंह ने ही अपने पिता जसवंत सिंह की याद में जोधपुर में जसवंत थड़े का निर्माण करवाया था। जसवंत थड़ा बनवाया था। किसने बनवाया था, महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। और महाराजा सरदार सिंह के समय की एक और बात बताता हूं कि महाराजा सरदार सिंह से पहले जितने भी मारवाड़ के राजा थे ना, उनके राज तिलक के समय जो एक बगड़ी रियासत थी, इनके समय में बगड़ी रियासत के जो ठाकुर थे वो अपने अंगूठे के रक्त से राज तिलक करते थे, जो नया राजा बनता था उसका। लेकिन इनके समय मतलब महाराजा सरदार सिंह के समय में ही यह परंपरा खत्म हो जाती। तो अगर प्रश्न पूछे कि बगड़ी के ठाकुरों द्वारा अपने अंगूठों से रक्त से मारवाड़ के राजाओं के राज तिलक करने की परंपरा किस राजा के समय समाप्त हुई थी, वो थे राजा महाराजा सरदार सिंह। तो दोस्तों ये थे आज के अपने 15 क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं कि आपको 15 के 15 क्वेश्चन पसंद आए होंगे और मैंने जो जानकारी दी है वो भी आपको समझ में आई होगी और आपने रफ कॉपी लेकर इस जानकारी को व्यवस्थित तरीके से नोट किया होगा। फिर मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें ऐसे ही इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन और लेके आऊँगा। और आपके जितने भी दोस्त पीटीटी 2 वर्षीय 4 वर्षीय या फिर जो पशु परिचर रीट जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी राजस्थान इतिहास का पोर्शन आता है, उसके लिए ये अपना जो प्रश्नों की सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कोई भी टीचर आपको ऐसे नहीं पढ़ाता, सिर्फ 1-2 चीजें बता देता है, लेकिन मैंने आपको हर चीज के बारे में, हर क्वेश्चन के बारे में कि कब क्या था, कैसे था, सब कुछ बताया। तो अपने दोस्तों का भला करने के लिए आप उन तक अपने वीडियो को जरूर पहुंचाएं कि एक इस प्रकार की क्लास स्टार्ट हो चुकी है सोनू स्टडी पॉइंट पर। सोनू स्टडी पॉइंट पर एक इस प्रकार की क्लास स्टार्ट हो चुकी है जिसमें गुरुजी सारी की सारी जानकारी प्रदान करते हैं जो भी पर्सन से रिलेटेड होती है। तो आप इस जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। आज की क्लास अपने 15 क्वेश्चनों की क्लास लगभग 45 मिनट की हो गई है, काफ़ी लंबी हुई है, लेकिन कितनी है कितनी नहीं है ये महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि आपको चीज़ कितनी समझ में आई है। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।